हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ्स का अपना अगला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, नंबर जो दिया गया है आपके सामने 3 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। यानी संख्या जो यहाँ पर दी गई है, ये दी गई है 3 संख्याएं। इसमें जो 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ऑप्शंस आपके रहे 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो संख्या दी गई है, इसमें अगर हम देखते हैं तो 5 का जो स्थानीय मान होगा, 5 का स्थान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़े, हजारवें स्थान पर है। तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा। अगर दूसरे अंक में वही बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये 100 के स्थान पर है 5, तो इसका हो जाएगा कितना, 500 हो जाएगा। और इसमें दहाई के स्थान पर है तो इसमें 50 हो जाएगा। अब तीनों का चूंकि योगफल पूछा है तो जोड़ देंगे, तो 0, 5, 5 और 5 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दोस्तों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये रहा पेडागोजी का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक सम संख्या ले लीजिए जैसे 4 और एक विषम संख्या ले लीजिए जैसे कि 3। इसको अगर आप घटाते हैं तो क्या यह एक सम संख्या हो सकती है। ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दूसरा नंबर। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 6 और यहाँ पर हमने कुछ दूसरा नंबर ले लिया जो कि एक विषम संख्या हो। जैसे कि मान लीजिए 3 ही हम ले लेते हैं और फिर घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 3। तो क्या यह बात सही है, नहीं सही है। तो ये गलत हो गया आपका, यानी पहला ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। तो दो विषम संख्या जैसे कि ले लीजिए कोई भी, जैसे 3 ले लिया हमने, 5 ले लिया प्लस, और एक सम संख्या कोई ले लेते हैं। तो ये दिया है 5 3 8, 8 2 10 हो गया। चलिए ये बात तो सही है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं कि क्या यह बात सही है कि नहीं है। तो चलिए एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 7 और प्लस 11, और यहाँ पर प्लस हमने ले लिया 4। अलग अलग संख्याएं लेते हैं। 7 11 हो जाएगा आपका 18, 18 प्लस 4 यानी 18 प्लस 4 22। तो सम संख्या तो आ रही है, मतलब लगता है कि ये बात सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, नहीं हो सकता है भाई, गलत है। और 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, तो गुणा करके आप देख लीजिए 3 जो विषम संख्या है, जैसे 3 5 और 7 का गुणा कर लीजिए। तो 3 5 15, 15 7 105 नहीं आ रहा है ना सम संख्या, क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है ना। तो क्या बात सही है, तो इसमें ऑप्शन आपको 2 ही जो है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी सभी जो है कि गलत है। इसको हमने चेक करके देख लिया है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप जो है 8.8 यानी कि 8 × 8, 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी, यानी ऑप्शन जो दिया गया है किसके अधिक समीप होगी ये बताना है, लगभग में मान आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझ लीजिए 1 लीटर जूस है, 1 लीटर जूस है, वो एक डब्बे में भरा है। इस तरीके से एक घनाकार डब्बा है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और इसी डब्बे में वो जूस भरा है। तो ठीक है, तो इसका जो ये दिया हुआ है ना, इसका आधार ये 8 × 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 1 लीटर जूस भरा हुआ है, चूंकि इसी सेंटीमीटर में पूछा है कि इसकी अधिक समीप क्या होगी, जूस की गहराई पूछा है। तो जूस की गहराई निकालने के लिए हमको यही ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी ये वाला। तो मान लेते हैं हम इसको डी, क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्योंकि एक बात हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा, 8 × 8 × डी आएगा, और चूंकि यह 1000 पहले से दिया गया है, तो 1 लीटर यानी
1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब के रूप में बदल के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इधर लाएंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 88, और इधर डी आ जाएगा। 64 से इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो 15.626 इस तरह से समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये किसके करीब है, जो 15.6 मान लीजिए कि है, तो ये किसके करीब है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे अधिक, तो 16 के करीब है, यानी 16 के करीब है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़िए। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, और मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, और भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। तो कौन सा जो है अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये आपका जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ये मेल नहीं खाता है। बाकी जब जो भी नीचे दी गई है 3 ऑप्शंस बी सी डी, वो सभी जो है मेल खाते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या से। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रयोगों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, गणित तो विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना ही गणित का मुख्य उद्देश्य नहीं है, उपयोगी क्षमताओं का विकसित करना ये भी नहीं है, और ना ही केवल ज्यामितीय में प्रयोग करना एवं स्वतंत्र रूप से सृजन करना है। बल्कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों की जो गणितीय प्रतिभाओं का क्या करना है, विकास करना है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का जो प्रयोग है विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किस तरह से सहायता करते हैं? स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं टेनग्राम की, बिंदु के खेल है, प्रतिरूप है, ये जो है ना एक विद्यार्थी के स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए क्या होते हैं, सहायता करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान, रचना, सृजन, समझ, बोध, अनुप्रयोग। राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा। क्या होगा? समझ जो है क्या होगा, प्राप्त किया जा सकता है इस क्रियाकलाप द्वारा। बोध क्या है, बच्चे में कितनी समझ है, ये आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रचना की बात की जाती है, सृजनात्मकता इसको कहते हैं, ना कि समझ। ठीक है, सृजनात्मकता यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी जो है कि यहाँ पे बदल गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मक बच्चे में रचनात्मकता का विकास होगा। सृजनात्मकता का यानी कि उस किस तरीके से रचना कर पा रहा है, किसी आकृति के सहायता से नई आकृति जो है कि किसी का चित्र कैसे वो बना पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो सही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो ये जो बी है ये आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सीटेट का जितना भी सब सब्जेक्ट वाइज तैयारी है दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो मैथ्स हो, SST हो, CDP हो, EVS हो, कंप्लीट जो है कि आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। और लास्ट में आपको
रिवीजन के लिए नोट्स भी फ्री में मिलेंगे, तो इस वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर जो है 38 है कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित जो समस्याओं को हल लिखने में क्या करता है, वो गलतियां करता है। तो लिखने में उसकी जो त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, कौन सी उपचारात्मक तकनीकी जो है बिल्कुल सही है। तो वास्तविक जीवन में अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने को हो, या कि संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना और उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि अगर देखिए वहाँ पर उसको बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, वो क्या कर पा रहा है, मौखिक रूप से तो उस समस्या को हल कर पा रहा है, पर लिखने में उसको समस्या है, तो हम लिखने के लिए क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसको एक हम कार्यपत्रक देंगे जिसमें समस्याएं जो है आंशिक रूप से हल की गई होंगी और उसे खाली भरने, उसे जो खाली स्थान है उसमें भरने के लिए कहेंगे, तो जो समस्याएं उसको आ रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हम उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका रहा यहाँ पर, ये जो संख्या दी गई है -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7, इस तरीके से एक 1000 तक यानी 1000 तक का मान क्या होगा। इस तरीके का सवाल आपको अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत से लोग गलतियां करके चले जाते हैं। तो आपको ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवाल को आपको किस तरीके से हल करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए -1 है, +2 है, -3 है, +4 है, -5 है, +6 है, -7 है और डॉट डॉट करके इस तरीके से क्या है 1000 तक आपका दिया गया है। अब समझिए, आप इस तरह से अब अगर करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा समय तो इसी में लग जाएगा। तो अब देखिए आप कैसे हल करेंगे, तो इसमें आप जोड़ा बना लीजिए, क्या करिए, जोड़ा बना लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। बीच में आप प्लस साइन समझिए कि है, ठीक है, क्योंकि सब तो प्लस ही किया जा रहा है, जोड़ा ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब इन दोनों को आप हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी हल करेंगे तो 1 आएगा, और आगे 8 आएगा तो उसको भी हल करेंगे तो 1 आएगा। आप समझिए कि एक जोड़े को हल करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हर एक जोड़े को हल करने पर 1 आ रहा है। अगर 1000 तक संख्याएं हैं तो कितने जोड़े बनेंगे, 500 जोड़े बनेंगे। यानी कितनी बार 5 1 आएगा, 500 बार आएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो 500 बार 1 आएगा, तो कितना आंसर आएगा, 500 आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो 500 बन जाएगा, यानी 500 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप थोड़ा इस तरीके से करेंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस सीट नहीं किए रहेंगे ये सब चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका पहले भुजा भी निकाल लीजिए, तो 4 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका साइड कितना आ गया, जो वर्ग है उसका 11 सेंटीमीटर। चलिए एक चीज़ निकाल ली हम लोग, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। चलिए बिल्कुल बात सही, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा हमने पहले ही निकाल ली है 11, 11 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। ये किसकी लंबाई है, तो ये लंबाई है आपकी आयत की। किसकी लंबाई है, आयत की। अब दिया है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का क्या योगफल है, क्या योगफल है ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर वर्ग के परिमाप से हमने वर्ग की भुजा निकाल ली और वर्ग की भुजा से हमने आयत का लंबाई निकाल लिया। चूंकि एक बात बोला है कि आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 44 के बराबर है कौन, 2। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं एक स्टेप, ठीक है। तो 2l + b के, यानी कि आयत के परिमाप के बराबर है। चूँकि यल का मान हमको पता है, 2l का मान 16 है, और प्लस जो है 2 भी बच जाएगा आपका, यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो इसमें 16 दूना 32 होगा, 44 में से 32 जाएगा, 32 जाएगा तो 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा ना दोस्तों। इसको आप काट देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा b का मान, यानी चौड़ाई कितना आ गया,
कितना आ गया चौड़ाई दोस्तों, 6 आ गया। ठीक है, चौड़ाई कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, तो 6 आ गया ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, बी का मान कितना आ गया आपका, आ गया 6। अब इसको इरेज कर लें यहाँ पर। ठीक है, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। इसका साइज हालांकि बड़ा नहीं कर सकते, पर चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हम सोचेंगे कि इसको इरेज करके यहीं पर काम कर लेते हैं। ठीक है, इरेजर का साइज़ तो बड़ा करने के लिए नहीं दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्षेत्रफलों का क्या पूछा है, योगफल हम निकाल सकते हैं। तो दोनों क्षेत्रफलों का, तो देखिए 11 का गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुणे 11, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, 11 गुणे 11 करेंगे तो इसका निकल जाएगा, यानी भुजा गुणे भुजा, तो 121 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 16 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और 2 9 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा, और 1 1 2 होगा, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि ऐसे बहुत ही शानदार वीडियोज़ आपको आगे में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, या रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, 41 क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका बनेगा कि संख्यात्मक कौशलों का विकास विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 42 नंबर कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन में होता कितना है। तो एक दर्जन में क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। कितने दर्जन है, 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 12 तिया 36, यानी टोटल चॉकलेट की संख्या कितनी है, 36। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। चलिए 1/3 भाग उसने पड़ोसी को दे दिया, तिहाई निकाल लीजिए, 3 12 तिया 36, 12 किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। 1/6 भाग रेहाना को दे दिया। कितना, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया। तो 1/6 भाग भी दोस्तों निकाल लीजिए, 1/6 भाग तो 36, 36 का क्या निकालेंगे, 1/6 भाग, 6 के 36, इसने दे दिया 6 किसको, रेहाना को। 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। कितना, 1/4 भाग, 4 9 36 9, अपनी उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, तो आप जोड़ लीजिए, 12 6 18, 18 और 9 कितना होगा, 18 9 कितना होगा, तो 18 9 हो जाएगा 27, 18 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, तो 36 में से अगर आप 27 घटा देंगे तो आपके पास 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो उसके पास कितनी टोटल चॉकलेट बचेगी दोस्तों, तो 9 चॉकलेट जो है कि बचेगी। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि यह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, यानी जोड़ जोड़ कर बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। उसके बाद चिन्ह से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है, कक्षा को आनंददायी कराने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण कर रही है, या फिर मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है,
या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रख रही है, या गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हो रहा है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास किया जा रहा है। किसके द्वारा? अध्यापिका के द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी को। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में डाल सकता है। इस तरीके के वीडियोस आपको और भी मिलेंगे दोस्तों। प्लीज़ अगर कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको बताइए, हम उस पर ज़रूर जो है कि उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। यह अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे क्लियर, अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए और वहाँ पर बात की जाए वास्तविक जीवन से जोड़ने की, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ पर दिया है संज्ञा पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का केवल अच्छा ज्ञान होने से क्या एक आप एक अच्छा अध्यापिका बन पाएंगी? बिल्कुल नहीं। उसके बाद दिया है कि क्या आप बिना समय गंवाए जो है अगर सवालों को हल करने की योग्यता रखते हैं तो एक अच्छे अध्यापक होंगे? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर दिया है कि अच्छा आपके पास संप्रेषण कौशल है, ये बात तो अच्छी है, पर बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो क्या आप अच्छा अध्यापक बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से भी ये सब गलत होते हैं। बाकी चीज़ें वास्तविक जीवन के जोड़ने की वजह से ये तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए वो आपको कैसे लगे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और इससे आपको कितनी हेल्प हुई है ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।